अप्रैल 2025 की एक गर्म दोपहरी एक बुजुर्ग महिला बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदकर घर जल्दी लौट आती है। घर में जैसे ही दाखिल होती है उसे अजीब सा लगता है। घर के सभी दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक कमरा जो अंदर से बंद है और कमरे के पीछे से आती आवाजें जो बेहद ही अजीब थी। एक पल के लिए महिला ठहर जाती है। वो शांति से खिड़की के पास जाती है और देखती है। महिला जो देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने जिसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला था, उसकी अपनी सगी भतीजी, उसी को अपने पति जिसकी उम्र 60 साल थी के साथ में नग्न अवस्था में देखती है। ये कोई आज की बात नहीं थी, ये रिश्ता 15 साल से चल रहा था। चोरी छुपे अंधेरे में समाज व रिश्तों को धोखा देते हुए। और अब क्या था, बदनामी के डर से भुआ ने तुरंत डिसीजन लिया और अपने भाई के पास चली गई और भाई से जाकर सारी बातें बताई और कहा इसकी अभी और इसी महीने शादी करवाओ। भाई ने अपनी बहन की बातों को समझकर दिन रात एक कर दिए और एक अच्छा लड़का ढूंढा जिसका नाम था प्रियांशु कुमार। 11 मई 2025 को इनकी शादी होती है, लेकिन लड़की ने मंडप में वरमाला डालते हुए कसम ली कि मैं मेरे पति को मार दूंगी या इसकी हत्या कर दूंगी। अब लड़की शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है। कुछ समय 10-11 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके फूफा जो होते हैं 60 साल के, उसके प्रेमी, उससे बात नहीं हो पाती है, क्योंकि लड़की के ससुराल में रिश्तेदारों का 10-15 दिन तक आना जाना लगा था, तो उसे समय नहीं मिल पाता और अपने फूफा से बातचीत नहीं हो पाती। उधर फूफा परेशान रहता है। लेकिन जैसे ही 10-11 दिन बीतते हैं, रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं, तब जाकर लड़की की अपने प्रेमी फूफा से बात होती है और वो दोनों मिलकर प्लान तैयार करते हैं। फूफा कहता है कि इसे मारना है हमें, तो वो दो लड़के जो शूटर थे उन्हें तैयार करता है और लड़की से कहता है कि मुझे तुम अपने पति की फोटो दो ताकि मैं इन शूटरों को दिखाकर उसकी पहचान करवाऊं और अपना काम हो सके। लड़की ऐसा करती है, अपने फूफा को फोटो दे देती है। फोटो देने के बाद शूटर जो होते हैं अपनी रैकी स्टार्ट कर देते हैं, उसके पति पे नजर रखना स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं वो कहाँ आता है कहाँ जाता है। लड़की को भी कहा जाता है कि आप अपने पति को घर से बाहर भेजो किसी काम के लिए। लड़की बहाना बनाकर अपने पति से कहती है कि मुझे किसी मिठाई का नाम लेके बोलती है कि मुझे ये मिठाई खानी है। पति बाजार जाता है, मिठाई ले भी लेता है, लेकिन बाजार में भीड़ ज्यादा होने के कारण शूटरों को वहां उसकी हत्या करना सही नहीं लगा और मौका नहीं लगा, तो प्रियांशु घर वापस लौट आता है। लेकिन अगले ही दिन प्रियांशु को किसी काम से बनारस जाना होता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे कल मैं बनारस जाके आऊंगा और परसों वापस लौट के आऊंगा, तो तुम अपना ख्याल रखना। और वो चला जाता है। प्रियांशु अपना काम खत्म कर अगले दिन घर वापस लौटता है, तो स्टेशन से गांव ले जाने के लिए वो अपने दो दोस्तों को कॉल करता है जिनका नाम सोनू और अनूप था। लेकिन 3 किलोमीटर आगे ही अचानक एक बाइक आई
और उनसे किसी स्थान का एड्रेस पूछने के बहाने रोका। और फिर क्या था, फिर वहीं चल गई गोलियां, 7-8 गोलियां धड़ाधड़, और प्रियांशु वहीं ढेर। फिर क्या था, बाइक सवार वहां से तुरंत फरार। सोनू और अनूप को कुछ समझ नहीं आ रहा बेचारे को, करे तो क्या करे। उन्होंने चिल्लाया, किसी से मदद मांगी, किसी ने मदद की तो पास ही किसी हॉस्पिटल ले जाकर प्रियांशु को भर्ती कराया गया। डॉक्टरों से कहा हमारे दोस्त को बचाया जाए। डॉक्टर क्या करते, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टरों ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, आपका दोस्त तो मर चुका है। अब क्या था, हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस आई मौके पे, पुलिस ने देखा, पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों से पूछताछ की पुलिस ने, दोस्त बेचारे वो ही कहानी सुनाते कि वो इस तरीके से आ रहा था, हमें लेने के लिए बुलाया, इस तरीके से बाइक सवार आए, उन्होंने रास्ता पूछा और धड़ाधड़ गोलियां चला के तुरंत फरार हो गए। दोस्तों से बार बार सख्ती से पूछा गया, लेकिन दोस्त बेचारे बार बार एक ही कहानी सुनाते। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन सीडीआर कॉल रिकॉर्डिंग ने सारा खेल खोल दिया। उसमें पाया गया कि प्रियांशु की जो पत्नी थी, उसने 50 बार एक ही दिन में अपने पति से बात की। पुलिस का शक गहरा गया कि पत्नी ने 50 बार ऐसी क्या बातें की। पत्नी की इंक्वायरी हुई। पत्नी की जब इंक्वायरी हुई तो उससे पूछा गया, आप अपने पति से 50 बार क्या बातें की। पत्नी ने संतुष्ट जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि वैसे ही नॉर्मल जो बातें करते हैं हम। पुलिस जब उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुई तो पुलिस ने कहा कि हमें आपका नंबर चाहिए, मोबाइल चाहिए आपका। पत्नी ने कहा कि मैं अपना नंबर नहीं दे सकती, मोबाइल नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें मेरी कुछ जरूरी चीजें हैं। पुलिस का और शक गहरा गया। पुलिस ने कहा कि पति से बढ़कर भी कुछ होता है। अब क्या था, जैसे ही पुलिस ने गुंजा को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो गुंजा टूट गई और उसने स्वीकार किया कि वह 12 साल की उम्र से फूफा के साथ संबंध में थी और आज वो 27 साल की है। तो 15 साल तक उनका रिश्ता बिना किसी के परेशानी के, लोगों की नजरों से बचते हुए चलता आ रहा था। फूफा ने कई दफा उसकी शादी रुकवाने की कोशिशें की थी, लेकिन इस बार जब शादी रुकवाने में फूफा असफल रहा तो उन्होंने इस तरीके से 2 शूटर तैयार किए और 24 जून की रात 7:30 बजे प्रियांशु की हत्या करवाने में वो लोग सफल रहे। गुंजा के ये सब बताने के बाद फिर क्या था, पुलिस ने बड़ी तेजी के साथ उन 2 शूटरों को और गुंजा, जो खुद इसी समय पुलिस की हिरासत में है, और उन दोनों शूटरों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन जो मर्डर का जो मास्टरमाइंड फूफा था, जिसका नाम जीवन सिंह, जो अभी तक फरार चल रहा है और वो पुलिस की हत्या नहीं छड़ा। पूरा औरंगाबाद हिला हुआ है इस सनसनीखेज खबर के साथ। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये सवाल है हमारी लापरवाही का और हमारी चुप्पी का, कि हम किसी के भरोसे अपनी बच्ची को इतने समय के लिए कहीं छोड़ देते हैं।
कभी कभी इनका इतना घातक परिणाम होता है कि हम सोच भी नहीं पाते। इस कहानी से न सिर्फ कानून, हमारे समाज को भी जागना होगा। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो यह पॉडकास्ट सफल है। सुनते रहिए क्राइम के पीछे की सच्ची कहानी। मैं हूं रजनीश, इसी के साथ विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।